हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिप्रेशन फ्रीजिंग फाइंड कर लिया था। अब हमें देखना है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम पाई से नोट करते हैं, अनदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बिफोर वी स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले ये जानिए कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद डिफ्यूजन कि एक्चुअली डिफ्यूजन होता क्या है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन मीन्स। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ, डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक, जस्ट अ मूवमेंट, ये सिर्फ एक मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, अब बात समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ solvent particle from higher concentration to lower concentration through SPM. What is SPM? Selective Permeable Membrane. ठीक है, तो पहले इस पे बात करेंगे कि SPM होता क्या है. What is SPM? It is called as Selective Permeable Membrane. ठीक है, अब ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है. सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन दैट अलाउ, ठीक है, द मेम्ब्रेन that allow the solvent particle to pass through it, not the solute particle. Not the solute particle. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपके सेलोफेन मेम्ब्रेन हो गया, सेलोफेन मेम्ब्रेन, जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है दैट इज़ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड. फॉर्मूला क्या होता है इसका, Cu2FeCN6 और कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ये वाली मेम्ब्रेन. ठीक है, और इवन दो कॉपर को एंड निकल को अगर आप पोरस पॉट में रखोगे तो वो भी एक तरह से मेम्ब्रेन का ही काम करता है, इन पोरस पॉट. ठीक है, ये सारी मेम्ब्रेन होती हैं. तो अभी तक आपने क्या देखा, डिफ्यूजन देखा आपने. डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जैसे कि आपने एक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती से कहते हैं, वो जलाते हैं रूम के कोने में तो दूसरे कोने में पहुंच जाती है. तो ये सारा फिनोमेना जो होता है ना, ये एट अ पर्टिकुलर प्रेशर होता है, या एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे बात कर लें, या कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें. तो जो डिफ्यूजन होता है वो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, वहाँ कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे होते हैं. लेकिन ऑस्मोसिस जो बात होती है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट है फ्रॉम हायर से लोअर, और ऊपर क्या था, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट था. ठीक है, लेकिन थ्रू SPM है या विदाउट SPM है, ये बात आपको जाननी है. तो ये क्या होता है, थ्रू SPM. समझ में आ गई बात. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ऑस्मोसिस तो क्लियर हो गया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ सी, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपने क्या क्या देख लिया, अभी डिफ्यूजन देख लिया, मेम्ब्रेन्स के बारे में देख लिया, जो सिर्फ क्या करती हैं, अलाउ करती हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल को, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को, टू पास थ्रू इट. ठीक, तो अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पाई. देखिए बेटा, इसको डायग्रामेटिक समझिए. सपोज़ कि ये आपके पास कुछ इस तरह का एक कंटेनर है. ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग यहाँ लगा देते हैं SPM. ये कोई SPM है, इन दिस मैनर, दिस इज SPM. SPM क्या थी हमारी, SPM थी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. इस साइड पे रख देते हैं हम सॉल्यूशन. हियर वी टेक सम सॉल्यूशन
अब अगर सॉल्यूशन है तो इसमें दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और यहाँ रख देते हैं हम प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, हियर इज़ प्योर सॉल्वेंट। तो बेटा होगा क्या, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी कि हमेशा मूवमेंट ऑस्मोसिस विल अकर, क्योंकि देखो एसपीएम के थ्रू मूवमेंट होगा, लेकिन किसका मूवमेंट होगा। अब इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होंगे और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। जबकि जब मैं सॉल्यूशन में बात करूँगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो इसकी कंसंट्रेशन एज़ कम्पेरेटिव टू प्योर सॉल्वेंट कम होगी। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लिया तो मैं मान लो कि सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा। कौन मूवमेंट करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का आपके मूवमेंट करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन अब बात समझिए, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, पानी अंदर जा रहा है इसके, जैसे प्योर सॉल्वेंट वाटर लेके चलते तो वाटर सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होता है, सॉल्यूशन साइड भी एक अपोजिट प्रेशर लगाता है इस एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ना रोकने के लिए, और इस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम रिवर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, ये सॉल्यूशन साइड से लग रहा है ना, विच अपोज द फ्लो ऑफ या विच अपोज द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो समझ में आया। तो इस डायग्रामेटिक के थ्रू आप समझ सकते हो कि हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे हुआ कि वाटर अंदर की तरफ जा रहा था, सॉल्यूशन साइड से जा रहा था थ्रू एसपीएम। अब एसपीएम क्यों सॉल्वेंट को लागू कर दी, क्योंकि इसकी जो पोर साइज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट के साइज़ को तो वहीं ब्लॉक कर देगी लेकिन सॉल्वेंट को ही अलाउ करेगी। तो और यहाँ पे तो सिर्फ प्योर वाटर था, प्योर वाटर आसानी से एंट्री करेगा इस साइड, ठीक है। तो जैसे ही ऑस्मोसिस फिनोमेना हो रहा होगा तो सॉल्यूशन साइड से भी रिवर्स प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है जो इसकी एंट्री को रोकेगा, एंड दैट रिवर्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे हम प्रेशर कहेंगे, वो प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर लगने वाला को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ। सो कैसे ड्राइव करते हैं इसको, देखो आपने एक गैस लॉ तो पढ़ी है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पी वहाँ पे प्रेशर होता है, तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं दैट इज़ पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। तो पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी में जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी होगा, ठीक है, वेर आर क्या है, कांस्टेंट एक, ठीक है, ये गैस कांस्टेंट की यूनिट के बराबर ही होता है, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, हम इसको गैस कांस्टेंट कहेंगे लेकिन वैल्यूज़ वही रहेंगी, जैसे कि 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन हो गया, ठीक है, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन हो गया, या फिर हो गया इसका 0.0831, ठीक है, बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन हो गया, या फिर बोल दो आप 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स आपको अच्छे से याद करनी है। एंड व्हाट इज़ एन बाई वी, एन बाई वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या कहलाएगा, ये कंसंट्रेशन कहलाएगा, तो सी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है मैं इसको सी बी कह देता हूँ क्योंकि सॉल्यूट पे लागू हो, तो सी बी इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हो गया। गॉट इट। अब पहला क्वेश्चन वही आता है कि प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन के फॉर्म में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही बात करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आपका आता है कि प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन फर्स्ट आता है प्रूफ दैट पाई इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे ड्राइव करोगे बेटा, देखिए हमने अभी ड्राइव किया था दैट इज़ पाई इक्वल्स टू सी बी आर टी है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए,
कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी में डिफाइन की जाएगी, मोलैरिटी में डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जब आप यहाँ बात करोगे तो पाई इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन वी इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है, ये सॉल्यूशन का है, इंटू आर इंटू टी पे बनेगा। तो देखो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का हुआ, पर यूनिट वॉल्यूम हुआ। तो इसका मतलब पाई जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, हेंस इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह से, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाइए कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे बेटा इसको, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन कीजिए, पाई इज इक्वल्स टू सी बी आर टी होगा। ठीक है, सी बी को ओपन कर दो, सी बी क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लीटर, लेकिन किसका है ये, सॉल्यूशन का, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, सो पाई क्या निकल के सामने आ जाएगा आपके, नंबर ऑफ मोल को भी ओपन कर दो, वेट ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। सॉल्यूशन को यहाँ पे किस में लिया हो, एम एल में लिया हो, तो 1000 अपॉन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एम एल इंटू आर इंटू टी। तो आपको चाहिए क्या था, मोलर मास चाहिए था ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन पाई इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एम एल इंटू आर इंटू टी। आया, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चीज़ निकल के सामने आ गया। गॉट इट, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, तो अब तो ये बात हो गई, अब हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उस पर बात करते हैं, वो सारी चीज़ें समझिए। ठीक है, नाउ सी, बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन लेके जाता है ये टॉपिक। नाउ पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, आइसोटोनिक का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं पाई से शो कर रहा हूँ, ठीक है, विद द अदर सॉल्यूशन, विद द अदर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, मान लो जैसे ये कंडीशन आ गई आपकी, तो ये कंटेनर है, यहाँ पर एक पाई 1 है और यहाँ पे एक पाई 2 है, तो इफ़ पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2, मतलब दोनों सॉल्यूशन की, ये सॉल्यूशन ए मान लो और ये सॉल्यूशन बी मान लो। ठीक है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगा, और ये एस पी एम है, दिस इज़ द एस पी एम। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन रखा मैंने और यहाँ पर भी सॉल्यूशन रखा, तो दो सॉल्यूशन की अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गई एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन इट इज़ कॉल्ड एज आइसोटोनिक। ठीक है, तो आपको नोट डाउन क्या करना है, आपको नोट ये बात याद रखनी है कि आरबीसीज़ के लिए, फॉर आरबीसीज़ 0.91% सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ प्योर NaCl, ऑफ प्योर NaCl इज़ आइसोटोनिक। मतलब क्या इसका, मतलब एक तरफ तो हमने आरबीसी ले लिया, भी आरबीसी के अंदर भी तो सॉल्यूशन ही है, कंसंट्रेशन ही तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या ले लिया, प्योर NaCl ले लिया आपने, NaCl भी सॉल्यूशन है, तो उस केस में अगर 0.91% सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, तो ऐसे सॉल्यूशन के दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ अब बात आती है दो चीज़ों के, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ हाइपरटोनिक, व्हाट इज़ हाइपोटोनिक। क्लियर, नाउ सी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे और हाइपोटोनिक किसे कहेंगे हम लोग। तो पहला आता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही समझते हो आप, ज़्यादा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन विच हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैज़ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन। मतलब इस बार मैंने दो सॉल्यूशन ले लिए और बीच में क्या रख दी, SPM रख दी। ठीक है, तो ये A सॉल्यूशन है, ये B सॉल्यूशन है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि आपकी जो सेल है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया।
ठीक है, और इसके बीच में आपने रख दिया कोई ग्रेप्स, ठीक है, ये आपका ग्रेप्स रख दिया। तो दो तरह का सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ, ये भी सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है इसको ए सॉल्यूशन कह देता हूँ, या इसको मैं कुछ नाम नहीं देता, मैं इसको सिंपल कह देता हूँ सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन की बात करते हैं और इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों के पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। यहाँ पर भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, अंदर भी और बाहर भी। तो अब आपको ये समझना है कि होना क्या चाहिए। अब देखो किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, जो अंदर रखा है उसकी। ये सॉल्यूशन तो हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो बाहर की तरफ रखा हुआ है, जो बाहर की तरफ सॉल्यूशन रखा है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है हायर कंसंट्रेशन टू द अदर, तो ये हो गया मेरा अदर सॉल्यूशन। बाहर वाला क्या हो गया, अदर सॉल्यूशन है, ठीक है। बाहर वाला जो रखा गया है वो अदर सॉल्यूशन है, दिस वन इज़ अदर सॉल्यूशन। और इसकी स्टडी कर रहा हूँ जो अंदर रख रहा हूँ मैं, गॉट इट, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये जो अंदर है उसकी कंसंट्रेशन हाई है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो उसका मतलब सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट अमाउंट कम है। मैंने कहा कि ये ग्रेप है, ग्रेप्स है, मान लीजिए दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रेप्स। तो मैंने जो अंदर का लिया वो ग्रेप्स है। तो बेटा एक बात समझिए, ग्रेप्स की जो बाहर की वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल वॉल ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोई भी लिविंग थिंग की जो आउटरमोस्ट सेल होती है, दैट इज़ आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से एसपीएम की तरह काम करती है आपकी। तो मूवमेंट किसकी तरफ कहाँ पे हो जाएगा, मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल का हायर से लोअर की तरफ होता है ना। सॉल्वेंट पार्टिकल का हायर से लोअर की तरफ, तो सॉल्वेंट पार्टिकल हायर का है, सॉल्वेंट पार्टिकल हायर बाहर की तरफ है और लोअर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो किस तरफ मूवमेंट होगा आपका, ज़रा सोचिए आप। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि बाहर से अंदर की तरफ आएगा कि अंदर से बाहर की तरफ आएगा, दो सिचुएशन है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट जो है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। और ऐसे सेल्स में क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस विल अकर। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि लिविंग थिंग पे बात कर रहे हैं तो हम प्लाज्मोलाइसिस बोल देंगे इसको, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा और एक्सो ऑस्मोसिस विल अकर। इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से जो सेल होगी आपके अंदर की वो श्रिंक हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं रीजन, वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही कंडीशन हम ब्लड के साथ करते हैं फॉर आरबीसी। तो याद रखिए कि 5% NaCl सॉल्यूशन, 5% NaCl सॉल्यूशन जो होता है इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू आरबीसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होगी, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब पानी जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ है कहानी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं दूसरा हाइपोटोनिक की। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, द सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली क्या होगा, लोअर हो गया। इसमें क्या होगा आपका, वहाँ एक्सो हो रहा था मतलब बाहर निकल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस विल अकर। तो एंडो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस विल अकर, यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस आपका होगा और जो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा। तो सेल बिकम स्वेलअप, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बोलते हैं कि आपने आरबीसीज लिए, फॉर आरबीसी अगर अदर सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इस बार अदर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 0.91% आ गया। तो इन कंपेरेटिव टू आरबीसी, आरबीसी के लिए 0.91% आइसोटोनिक था, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो था वो अंदर का सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया और बाहर की तरफ ज़्यादा आपका कम हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसके लिए बात हुई, फॉर आरबीसी, फॉर आरबीसी,
ठीक है। तो इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको अगर 5% आरबीसी के कंपेरेटिव अगर बात करें तो आरबीसी पे एक बात याद रखना आप, ठीक है। ये तो नोट डाउन हो गया होगा आपका। तो इसी में एक आप लाइन ऐड कर सकते हो, दैट इज़ कि अगर अदर सॉल्यूशन इज़ लेस देन 0.91%, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक हो गया। ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रख सकते हो, किसके लिए, फॉर आरबीसी, ये बात आरबीसी के लिए। क्लियर है। अब एक टर्म है दैट इज़ हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज़ हीमोलाइसिस? देखिए बेटा, हीमोलाइसिस का मतलब है ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि कोई भी सेल है वो पानी को एब्जॉर्व करती रहेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल को एब्जॉर्व करती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो गया, फिर वो रप्चर्ड हो जाएगी, तो डेट इज़ ब्रस्ट हो जाएगी। तो ब्रस्टिंग ऑफ आरबीसी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, ब्रस्ट हो जाता है अगर आरबीसी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइसिस। गॉट इट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल दिस थिंग्स। अब इसके बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं, प्लस इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे कुछ क्वेश्चंस है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लस इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो बैक टू द टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली थी। अब आगे की तरफ मूव कीजिए, इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ अप होती हैं, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह, और उसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है, उन सब के बारे में देखना है आपको। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज़ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। नाउ सी, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन आ जाती है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से ही वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व कर पाते हैं। ठीक है। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस, या ऑस्मोसिस की वजह से ही वो एब्जॉर्व कर पाते हैं आपका। सेकंड इज़ कि वाटर का जो मूवमेंट होता है एनिमल सेल के अंदर भी, जैसे हमें प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, तो हमें जो वाटर मूवमेंट है वो हर एक सेल के पास पहुंचता है, तो थ्रू ऑस्मोसिस ही जाता है। तो देखो हमने पानी पिया तो हमारे जहाँ लंग जो आपके स्टमक है वहाँ पे पानी गया, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो तो वाटर को एब्जॉर्व कर गए, लेकिन उसके जो कॉन्टैक्ट में जो सेल्स हैं वो वाटर उसमें है नहीं, तो अल्टीमेटली मूवमेंट हो गया। ठीक है। हायर से लोअर की तरफ जहाँ थे और फिर कहाँ गए जहाँ पे नहीं थे, तो उस कंडीशन में ऑस्मोसिस हुआ जनरली, और लिविंग सेल्स है तो एसपीएम हो गया उसके अंदर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस, ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। फ्लावर्स का ओपनिंग होना, लीव्स का ओपनिंग होना, तो डैट इज़ द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। फोर्थ, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स। अचार वगैरह लगाते हैं तो हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नमक वगैरह छिड़क देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्जो ऑस्मोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से अचार थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है और वो ख़राब नहीं होता, वाटर कंटेंट होता है इसलिए ख़राब हो जाता है। तो that is formation of pickles। even though preservation के लिए भी काम आता है, preservation of meat and everything, तो preservation of fish and meat हम इसी के थ्रू प्रिजर्व करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही। ठीक है। नाउ एक नोट में एक बात लिखेंगे हम लोग कि जो मॉलिकुलर मासेस होते हैं बायोमॉलिक्यूल का, उसको हम लोग किससे पता करते हैं, कौन सी कॉलिगेटिव, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, ये वाले होते हैं जो हम पॉलीमर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बेटा ये याद रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है और क्यों करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिगेटिव
property other than osmotic pressure is not used for calculating the molar mass, for calculating the molar mass of macromolecules और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। अब इसके आगे वाई लगा लो। अब देखो दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। पहले तो पूछ लिया कि कौन सी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो यूज़ की जाती है कैलकुलेटिंग द मैक्रोमोलिक्यूल्स के मोलर मासेस के लिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं आपके प्रोटीन आ गया, ठीक है, डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ये सारे के सारे। तो इनके लिए कौन सी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हम? सबसे पहली चीज़ ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया है कि सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्यों नहीं इस्तेमाल करते फॉर कैलकुलेशन द दैट इज़ मोलर मास। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर समझिए क्या है इसका पर्टिकुलर आंसर, कि कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी अदर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, gives a very low value, ठीक है, in case of biomolecules which increase the inaccuracy. Hence, osmotic pressure is used. देखो हुआ क्या, हुआ ये कि बाकी जितनी भी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही थी और ऑस्मोटिक प्रेशर थी वो मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ा ये बात समझिए बेटा। देखिए बाकी जितनी भी कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है लाइक एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन तीनों की अगर बात करता हूँ तो वो क्या एक्यूरेसी से रीडिंग नहीं देते हैं आपकी। वहाँ पे अगर हल्का सा भी एरर हुआ तो उसको भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी। और यहाँ पे अगर हल्का सा भी डिटेक्ट, क्योंकि वैसे बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मासेस जो होते हैं डल्टन यूनिट्स में निकल के सामने आता है, एएमयू में फॉर्म आता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो एक्यूरेसी से आपको अगर मेज़र करना है तो क्या वॉल्यूम पे चेंज आएगा। एक्चुअली देखो ये भी बात हो जाती है कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ में कोई रोल प्ले नहीं करती, टेम्परेचर के साथ में इफेक्ट शो नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसनट्रेशन मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है तो पर्टिकुलर होगा क्या उस केस में कि वॉल्यूम पे डिपेंड किया, तो टेम्परेचर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो आपको उसमें डिटेक्शन पता लग जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इनएक्यूरेसी विल अकर व्हेन वी यूज़ अदर कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ करते हैं तो इनएक्यूरेसी नहीं आती, एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं, एक्यूरेट वैल्यू पता लगती है। मोलर मासेस में हल्का फुल्का भी चेंज आता है तो डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को ही इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था, तो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था इसकी सारे कंसेप्ट्स। तो अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक पे ही बात आ रही है, तो चलो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है दैट इज़ आउटर शेल ऑफ 2 एग, ठीक है, बॉइल्ड एग है, आर रिमूव्ड, उसको हमने निकाल दिया एंड प्लेस्ड इन प्योर वाटर एंड द अदर, दो थे ना, तो दूसरा एग कहाँ रखा है, अदर एग इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन क्या होगा। बेटा देखिए ये है एग,
सपोज दिस इज एग, तो इसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब एक तरह से एसपीएम की तरह काम कर रही है। और एक को रखा हमने किस में, प्योर वाटर के अंदर, और दूसरे वाले एग को हमने किस में रखा, दैट इज़ NaCl सॉल्यूशन के अंदर। तो और दोनों के बीच में क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि एग की जो शेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। तो यहाँ होगा क्या, देखिए बेटा, अदर सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। अदर सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो ये आपका अदर सॉल्यूशन हुआ ना, तो ये अदर सॉल्यूशन हुआ, ये अदर सॉल्यूशन हुआ। तो अगर अदर सॉल्यूशन ये आपका कैसा है हो गया, अदर सॉल्यूशन आपका हाइपो हो गया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन से कम दिख रहा है, इसकी कंसंट्रेशन से ज़्यादा दिख रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि सैचुरेटेड है। तो इस केस में तो हो जाएगा द एग विल स्वेल अप, वो स्वेल अप हो जाएगा और यहाँ पे वो श्रिंक हो जाएगा या ब्रस्ट भी हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम यूज़ करके हमारे जैसे पाँव में स्वेलिंग आ जाती है या हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी हम नमक के पानी में रखते हैं हाथ को, तो फिर वो चीज़ रिकवर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि नमक का पानी, देखो आपके हाथ में अगर स्वेलिंग आ गई तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सॉल्यूशन है, आपके जो लिक्विड है, जो वेन्स वगैरह में फ़्लो कर रहा है, लिपिड्स के फॉर्म में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका कम हो जाता है, ठीक। और अगर नमक के पानी में रखते हो आप अपना हाथ को या पाँव को जहाँ पे स्वेलिंग है, तो उस हिस्से को रखोगे तो नमक हाई कंसनट्रेशन रखते थे हम, तो उस केसेस में क्या होता है, अंदर का, क्योंकि स्किन की तो लेयर जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, तो वो एसपीएम होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके अंदर का जो सॉल्यूशन जो अनवांटेड टॉक्सिक बना था वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और द सॉल्यूशन बिकम हाइपरटोनिक। तो इस केस में क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, इट इज़ हाइपरटोनिक। और ऊपर वाले केस में क्या हो गया, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के लिए भी क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। नाउ द लास्ट इज दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो नाम से पता चल रहा है ऑस्मोसिस के उल्टा, है ना। अब जब भी कोई काम रिवर्सली करवाते हैं तो अपने आप तो होंगे नहीं, उसको करवाने के लिए मदद चाहिए हमें एक्सटर्नल फोर्सेस की, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, जिसको हम RO भी बोलते हैं। RO फिल्टर्स होते हैं ना, RO टेक्निक वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है इस प्रोसेस को होने के लिए, ठीक। होता क्या है, इफ़ द प्रेशर more than the minimum pressure is applied on the solution, the solvent will start flowing from the solution into the pure solvent through SPM, ठीक है। या एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप इसकी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM बाय एक्सटर्नल फोर्स की मदद से होगा, काम अपने आप नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो आप उसको ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस कंसेप्ट। अब आती हैं बात बेटा इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो न्यूमेरिकल पोर्शन इसके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम शीट दूंगा जो कि आपको सॉल्व करनी होगी। ऑलराइट, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नाउ सी, like first question is 10% solution of urea, ठीक है। 10% solution लिया यूरिया का, is found to be isotonic, वो कैसा है, आइसोटोनिक है, with
a 5% solution of unknown substance, मतलब दो सॉल्यूट हो गए आपके। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है और क्या बोल रखा है, इट इज़ आइसोटोनिक, ये कह दिया है आइसोटोनिक है, इसका मतलब पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 होगा। ये बात तो साफ समझ में आ गई। अब 10% यूरिया है, 10% यूरिया और 5% यूरिया सॉल्यूशन दे रखा है, सॉरी 5% अननोन सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये समझो 10% जो यूरिया है उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 ग्राम किस में डिज़ोल्व है, इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हो ना 10% ऑफ यूरिया का। ठीक है, तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, मोलर कंसंट्रेशन अगर बात करें 10% यूरिया सॉल्यूशन की तो कितनी हो गई, इट इज़, तो देख लो 1 ग्राम में कितना होगा, दैट इज़ 100/10, तो 60 ग्राम में कितना होगा, मतलब इसकी मोलर मास की अगर हम बात करें इसका कि 100 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सॉल्यूशन का ग्राम्स या वॉल्यूम कंसंट्रेशन ले लो तो 10 ml इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन में लेते हैं क्योंकि सॉलिड होता है, तो ये ml ऑफ सॉल्यूशन में बात कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ गया है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो फिर हम इसका मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज़ दैट मोलर कंसंट्रेशन, तो सीधा बोल देता हूँ मैं, दैट इज़ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कितना हो गया, दैट इज़ 100 तो वॉल्यूम हो गया और इसका मोलर मास दैट इज़ 60। ठीक है, तो 600/60 मोल्स पर लीटर इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब 5% की अगर बात करें तो 5% का कितना हो जाएगा, दैट इज़ अगर हम बात करें 5% या इसको ऐसे बोले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 5% अननोन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 50 बाय मोलर मास तो पता नहीं हमको, तो इसको मैं mm कह देता हूँ जो हमें निकालना है। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे सामने आ गया। तो अगर पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2, भाई पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 है, तो इसका मतलब जो मोलैरिटी है इंटू r इंटू टी, इसको m1 मान लेता हूँ। m इज़ मोलैरिटी, mm इज़ मोलर मास, इसको हम लोग m2 इंटू r इंटू टी, तो ये तो कट गया। तो मोलैरिटी हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, डेट इज़ 100/60 इज इक्वल्स टू 50 बाय मोलर मास। सो व्हाट इज़ द मोलर मास हियर, मोलर मास इज़ 50 इंटू 60/100। सॉल्व कर लीजिए, 630 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। नाउ सी, another question is calculate the osmotic pressure, मैं पाई से लिख रहा हूँ, in पास्कल, पास्कल्स में निकालनी है, exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, लेट्स सी। नाउ देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मैं हमेशा कहता हूँ कि डाटा इंटरप्रिटेशन आपको हमेशा करना चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बेटा सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो मोल्स आपका पॉलीमर है, कोई ना कोई पॉलीमर है, तो वो एक आपका हो गया सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकल जाएगा आपके पास, दैट इज़ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट दे रखा है, तो वेट अपॉन मोल्स है तो मोलर मास। तो वेट कितना है इसका 1 ग्राम और मोलर मास कितना है 185,000। ठीक है,
नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 450 ml, तो हम इसको 0.450 लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है भैया 37 डिग्री सेंटीग्रेड या बोल दो 310 केल्विन। अब बात आती है आर की, क्योंकि पाई निकालना है, पाई को जो सी आर टी होता है एम आर टी मान लो, तो आर की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी हमको। तो आर को किस में लें, तो आर को सोचने के लिए प्रेशर की यूनिट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, पास्कल में चाहिए ना, तो पास्कल के लिए जो वैल्यू आती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ 8.314 केल्विन किलो पास्कल, ठीक है, नॉट केल्विन, इट्स किलो पास्कल, या सीधा कर लो इंटू 10⁻³ पास्कल पर लीटर, या पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन, ये होती है इसकी आर की वैल्यू इन पास्कल्स। तो पास्कल्स में इसकी वैल्यू ये मिलती है आपको, दैट इज़ 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल। देखो एक बात याद रखना कि 1 एटमॉस्फेयर जो होती है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁻³, ठीक है, पास इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होती है, गॉट इट। तो आर की वैल्यू हम उस तरह से ड्राइव करते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ भी याद रखनी है, याद रहेगा, ठीक है। नाउ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो पाई वी कर लो, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, सी इज़ द कंसनट्रेशन, तो सी क्या है आपके पास, सी हो गया नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। नंबर ऑफ मोल्स हमने पता कर लिया, कितना है बेटा 1/18, दैट इज़ 1/185,000 इंटू आर कितना है आपके पास 8.314 इंटू 10⁻³ टी कितना है टेम्परेचर 310 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 0.450 लीटर्स, क्योंकि देखो हमने जो वैल्यू रखी है वो लीटर्स में रखी है, पास्कल लीटर्स में आई है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट 30.96 पास्कल इज़ योर आंसर। तो देखो कैलकुलेशन होती रहेंगी, कैलकुलेशन का इशू नहीं है, कैलकुलेशन से पहले आपको जो डाटा इंटरप्रिटेशन करना होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान रखिए। ऑलराइट, तो न्यूमेरिकल्स इस तरह से सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल्स में मैं एक और आपका एक लेक्चर डाल दूंगा इसमें, सो डैट यू बी ईजियर फॉर द कंसेप्ट्स, ठीक है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बाकी रह गया है, दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अब नॉर्मलिटीज़ अराइज हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।